हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7 जहां पे हम मंडे टू फ्राइडे रोज एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखते हैं और जानते हैं कि अकाउंट्स, फिनेंस, टैक्स, यहाँ पे जो न्यू एक वर्ड हम सुन लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। अगर आपको भी ऐसा कोई वर्ड है जो समझ नहीं आता है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे आज हमारा वर्ड है ग्रॉस प्रॉफिट। हमको सबको पता है प्रॉफिट मतलब फ़ायदा तो हो जाता है, बट जब हम बात करते हैं अपने अकाउंट्स पे जाके कि ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या होता है तो वो बात करेंगे हम आज की क्लास में। प्रॉफिट मतलब पता है हमें क्या होता है, मतलब फ़ायदा होना। किसी भी चीज़ में अगर हम 10 का लेके आते हैं और उसे हम 20 में बेचते हैं तो जो नेक्स्ट 10 रुपीज़ हमें मिल रहा है वो हमारा फ़ायदा है, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। बट जब ये आप अकाउंट्स में बनाने जाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या होता है वो आप सुनना चालू करिए मेरे साथ। क्या होता है कि जब भी एक जो एंटिटी है वो बनाती है अपना ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जो भी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती है उनको बनाना पड़ता है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। वो बनाना शुरू करती है अपना ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इस ट्रेडिंग अकाउंट में वो अपने सारे जो गुड्स होते हैं, जो भी गुड्स होते हैं, जो उनने रॉ मटेरियल जिसके लिए खरीद के लाया, जो भी उन्हें परचेसेस करके लाए, उस पर जो भी उन्हें एक्सपेंसेस दिए, उस पर जो कन्वेंस चार्जेज हुआ, कैरेज इनवर्ट हुआ, ये सब, और फिर उसको कितने में बेचा और आखिरी में उनके पास कितना बच गया, वो सब हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जनरली ये ओपन होता है ओपनिंग स्टॉक से। अगर आप पिछले साल से काम करते आ रहे हैं 2 ओपनिंग स्टॉक रहता है, 2 परचेसेस रहते हैं, 2 यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जो एक्सपेंसेस हमारे प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं उसे कहते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर जब ये गुड्स बना के हम बेच देते हैं बाय सेल, तो ये सेल करने से हमें जो प्रॉफिट होता है, जो सेल का वैल्यू होता है, जो हमारी रेवेन्यू होती है वो यहाँ पे आती है। आखिरी में ऐसा होता ही है कि जितना बनाया ज़रूरी नहीं कि सब एक बार में बिक जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, तो वो यहाँ पे आता है। एंड फाइनली जब हम ये बुक को सेटल करते हैं, हम सबको पता है ये हमारी बुक्स कैसी होती है, डुअल एंट्री सिस्टम में वर्क करती है। तो यहाँ पे फाइनली हमको अकाउंट बंद करने के लिए ये जो हमारा फाइनल अमाउंट आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए। मतलब अगर यहाँ 10,000 है तो यहाँ पे भी 10,000 होना चाहिए, बिकॉज ऑफ हमारे मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर आएगा, क्योंकि जितना हमने कॉस्ट लगाया हम उसको उतने में तो नहीं बेचेंगे, हम उसमें कुछ ना कुछ अर्न करके अपना प्रॉफिट कमा के ही ज़्यादा में बेचेंगे, है ना। अगर हमने 100 का सामान बनाया, उसको पूरा प्रोसेस किया, सब किया, तो क्या हम 100 में बेचेंगे? नहीं, हमारा काम है, हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हम कितने में बेचेंगे? हम उसे बेच सकते हैं 500 में, 1000 में। वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है हमारी जो भी एंटिटी है जिसने ये अकाउंट बनाया है। तो मान लीजिए अगर यहाँ सेल उसने 1000 पे कर दिया और उसने केवल जो कॉस्ट लगाया था वो केवल 100 का लगाया, तो उससे जो 900 है वो क्या हुआ, वो जो 900 है वो होता है उनका प्रॉफिट, ठीक है, वो होता है उनका प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट जो होता है ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसी के बाद क्या होता है, यहाँ पे तो हम जान लिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जो हमारी आज की क्लास थी। बट प्रॉफिट में जब इस पे और जो खर्चे होते हैं, अब कोई भी बिजनेस है वहाँ क्या होगा, क्या केवल वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये काम करके बिजनेस अपना चला पाएंगे? नहीं, यहाँ पे उन्हें बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं जो ये चीज़ों को बैक सपोर्ट देते हैं, ठीक है, ताकि ये बिजनेस चल पाए, है ना। जैसे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल हो गए, वहाँ पे जो ये क्लीन वाले डिपार्टमेंट हो गई, जो HR डिपार्टमेंट है, जो इतने सारे फिनेंस डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, वो सब भी वहाँ पे ज़रूरी है एक बिजनेस को चलाने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है ये होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इस प्रॉफिट में जब हम बाकी और खर्चे हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे आइए मेरे साथ आप लोग, जब हम यहाँ पे इस ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट अकाउंट में लेके आते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, P&L अकाउंट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है। इस अकाउंट में जब आता है यहाँ पे प्रॉफिट, या हम मान लीजिए कि हमने कहीं FD कराई और हमें कुछ इनकम हो गई, हमारा काम FD में इन्वेस्ट करना थोड़ी ना था,
वो तो हमने ज़्यादा पैसा कमा लिया बिजनेस में, तो हमने उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके इनकम कमाया। तो ऐसे कोई अदर इनकम होती है तो वो हमारे इस साइड आ जाती है, कोई भी अदर इनकम जो होती है वो यहाँ आ जाती है। और इसी के साथ जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट का खर्चा, बिल्डिंग पे जो हमने रेंट दिया उसका खर्चा, या उसके बाद हमने कोई स्टेशनरी खरीद लिया, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कर दिया, ये सब जो खर्चे होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे आते हैं। दो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, बट ये हमको ज़रूरी होते हैं ताकि हम अपना बिजनेस अच्छे से रन कर सकें। तो जब ये सारे एक्सपेंसेस आप लिख देते हैं, फिर इनको जब ये प्रॉफिट से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आता है आपका टू नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट होता है आपका टू नेट प्रॉफिट। तो आपने देखा कैसे दो टाइप के हमारे पास प्रॉफिट हो जाते हैं, बट आज जो हमें समझना था वो था मेन हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको समझ आया, जो भी हमारी ट्रेडिंग कंपनीज होती है उनका मेन जो पर्पस होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, वो ये निकालना कि वो जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं तो उससे उनको कितना प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तो हमने एग्जाम्पल समझ लिया, अब हम इसका मीनिंग पढ़ना शुरू करते हैं। आइए पढ़ते हैं। द ग्रॉस प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी मेक्स आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इट्स सर्विसेज। जो भी इस पे कॉस्ट हमारा लगा रहता है, जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड होता है विथ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उस पे जो कॉस्ट लगा है वो सब माइनस करने के बाद हमको मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, वो सब माइनस करने के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट। आइए पढ़ लेते हैं कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है मे ऑल्सो बी रिफर टू एज कैसा, सेल्स प्रॉफिट और या फिर ग्रॉस इनकम। ठीक है, आप इसे अलग वर्ड में भी कह सकते हैं जो कि है सेल्स प्रॉफिट या फिर ग्रॉस इनकम। और ये कैलकुलेट कैसी होती है, जो भी नेट सेल्स। अब नेट सेल्स मतलब क्या हो सकता है, आपने सेल तो कर दिया, बट कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे बायर हैं जिनने हमसे गुड्स लेके गए हैं, उन्हें हो सकता है कुछ गुड्स पसंद ना आए हो, या तो क्वालिटी डिफेक्ट हो गया हो, या तो क्वांटिटी उनको अच्छी नहीं लगी हो, तो वो क्या करेंगे, हमें रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो क्या होगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्योंकि ये जो सेल हुई थी जिसमें डिफेक्ट निकल गया है वो तो हमें वापस मिलने वाली है। अगर वो हमें वापस मिल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं नेट सेल्स। फिर हम कैलकुलेट करते हैं नेट सेल्स और हमको माइनस करना पड़ता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जो हम बेचने गए हैं उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा, उसको माइनस करने से आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे जब आपको पूछा जाए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, आखिर कितना मार्जिन, तो क्या होगा, रेवेन्यू माइनस COGS डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। और COGS मतलब हमने देख लिया, COGS मतलब हमने देख लिया क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट, बट इससे भी हमने थोड़ा हट के जान लिया, इससे एक स्टेप आगे भी जान लिया कि P&L में नेट प्रॉफिट भी क्या होता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे ग्रॉस प्रॉफिट किनको और इसका मतलब क्या होता है करके। और अगर आप स्टूडेंट है JAIB के फॉर May 2024 कैंडिडेट्स, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ गई है कि हमारा जो ऑफर था JAIB का महापैक का, जो कि केवल 31 का था, बट ड्यू टू आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स आए हम लोगों के पास कि आप लोग ने बोला कि 31 को तो आप इतने बिजी थे, आप प्लीज़ ये एक्सटेंड कर दीजिए, तो यहाँ पे फाइनली आपका जो JAIB का महापैक है वो एक्सटेंड हो चुका है उसका ऑफर, जिसमें अभी ऑफर चल रहा है 81% का। और आपको यूज़ करना पड़ेगा कोड Y895, आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा Y895 ताकि आपको मिल जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7, जहाँ पे हम लोग मंडे टू फ्राइडे रोज शाम 6 बजे मिलते हैं और सीखते हैं यहाँ पे रोज न्यू एक कोई कॉन्सेप्ट। तो हमने अभी तक देखा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कभी हमने फाइनेंस के कॉन्सेप्ट देखे हैं, कभी हमने टैक्स के कॉन्सेप्ट देखे हैं, कभी हमने कॉस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें कोई बिजनेस करने पे वो कॉन्सेप्ट देखे हैं, और अब हम बात कर रहे हैं ऐसे बैंक के कुछ कॉन्सेप्ट जो कि है आज का लाइन ऑफ क्रेडिट। आखिर ये क्या होता है जब हम बात करते हैं बैंकिंग टर्म्स में जाके, तो देखिए हमारे पास एकदम से बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हमें आज कुछ अमाउंट चाहिए, एक बल्क अमाउंट, तो हम क्या चाहते हैं कि एक वो जो अमाउंट हम बोरो कर रहे हैं वो ऐसे एकदम सिक्योर जगह से बोरो करें, और हम कहाँ जाते हैं, बैंक के पास।
एक तो होता है कि हम अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास चले जाए, उनसे ले ले, बट यहाँ पे क्या बहुत चिक किचकिच हो सकती है, तो हम लोग ऐसी चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे सेफ साइड होता है हम लोग चले जाए बैंक के पास, बिकॉज यहाँ पे उनका इंटरेस्ट रेट जो रहेगा वो हर चीज़ प्रिस्क्राइब पहले से रहती है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बोरोइंग करना चाहते हैं। तो जब भी एक बोरोवर, मान लीजिए आज मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अब वो मेरे को रिक्वायरमेंट किसी की भी चीज़ की हो सकती है, हो सकता है मेरे को कहीं घूमने जाना हो, या फिर मुझे कोई अपना एजुकेशन करना हो, ऐसे डिफरेंट टाइप की कुछ हो सकती है, या फिर मुझे कोई बड़ा एक्सपेंसेस करना हो, ठीक है। तो वहाँ पे मैं बैंक के पास जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आप मुझे ना एक अमाउंट का लोन दे दीजिए, बट ये लोन नहीं है, यहाँ पे कुछ एक लिमिट आप मुझे दे दीजिए जो मैं फ्रीली यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे जब बैंक है, बैंक जब मुझे एक लिमिट प्रोवाइड करवा देगा, अवेलेबल करवा देगा, जिसको मैं जब चाहे यूज़ कर सकती हूँ। यूज़ कब करूँगी? जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मुझे एक लिमिट मिलती है, ठीक है, लिमिट मिलती है, बैंक मुझे बोल देता है ठीक है आप हमारे बहुत अच्छे कस्टमर है, बहुत पुराने कस्टमर है, तो यहाँ पे हम आपको एक लिमिट दे देते हैं। मान लीजिए आपको हमने दे दी 5 लाख की लिमिट, ठीक है। ये 5 लाख की लिमिट मुझे बैंक बोलता है ठीक है आप हमसे ये लिमिट ले लीजिए और आप इस लिमिट से यूज़ करते रहिए। अपन सबने सुना है क्रेडिट कार्ड, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा ये तो क्रेडिट कार्ड है, नहीं, क्रेडिट कार्ड अलग होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट अलग होती है, बट इसके जो सम फीचर्स है वो मैच करते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। जैसे कि देखिए जब हमारी ये लिमिट हमने सैंक्शन करवा ली बैंक से, तो यहाँ पे बैंक बोलेगा कि आप जितना भी इसमें यूज़ करेंगे, मान लीजिए मेरा फर्स्ट मंथ आया और मैंने इस लिमिट से उठा के यूज़ कर लिया कितना 50,000 रुपीज़, ठीक है। और ये जो लिमिट मुझे इशू हुई थी, यहाँ पे बोला था बैंक ने जब आप इस लिमिट को यूज़ करने जाएंगे तो तब आपको लग जाएगा मान लीजिए 5%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट मंथ में इसको 50,000 यूज़ कर लेती हूँ तो यहाँ पे केवल मुझे इंटरेस्ट जो अमाउंट यूज़ किया उसमें लगेगा, ना कि जो मेरी पूरी लिमिट मुझे अवेलेबल कराई गई है उसमें। मतलब मुझे जो इंटरेस्ट लगेगा वो केवल 50,000 पे लगेगा, कितना 5%, एंड ना कि पूरे 5 लाख पे मुझे लगेगा, जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड पे हम लोग करते हैं। अब क्रेडिट कार्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? कुछ सामान ले लिया, कुछ कर लिया, ये भी वैसे ही है, बट ये लाइन ऑफ क्रेडिट में कहा जाता है, ये एक सेपरेट अलग अकाउंट बनती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट। जो भी हमारे बोरोवर्स होते हैं, अगर उन्हें एक साथ कुछ लोन नहीं चाहिए, अब अगर लोन की बात करते हैं तो लोन भी तो यहाँ से हम बोरो करके लाते हैं बैंक से, तब बैंक से हम लोन लेके आते हैं। तो सुनिए मेरी बात क्या है, जब हम यहाँ बात करते हैं लोन की, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो लोन अगर मान लीजिए अगर आज मैंने एजुकेशन लोन ले लिया कितना 10 लाख का, ये लिया मैंने 8% के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8 लाख है इस पे पूरा, सॉरी जो 10 लाख है इस पे पूरा मेरा क्या लगेगा 8% लगेगा। लोन पे जितना सैंक्शन अमाउंट है उस पे पूरे पे जाके इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो ये लोन की बात अलग होती है। और लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जितना अमाउंट हम यूज़ करते हैं उतने में ही केवल हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये हमारा सिमिलर थोड़ा इसके जो फीचर्स है कैसे होते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड के जैसे होते हैं। आई होप ये वाला पार्ट समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, जैसे हमारी लोन में एक फिक्स टाइम होता है आपको इंटरेस्ट पे करने का, वैसे ही हम ये जो 50,000 यूज़ कर रहे हैं तो इस पे जो ये 5% का हमको इंटरेस्ट लग रहा है, इसकी भी एक होगी ड्यू डेट। अगर हम ये ड्यू डेट तक पे नहीं करते हैं तो फिर हम लोग को फाइन, ज़्यादा पेनल्टीज, हेवी पेनल्टीज बेयर करने लग सकती है। बट क्रेडिट कार्ड पे जो हमको इंटरेस्ट लगता है उससे कम ही हमारी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होती है। ये आपका बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक लिमिट ऑफ क्रेडिट में और आपके क्रेडिट कार्ड पे। तो याद रखिए जब भी कोई बोरोवर अपने एक अलग अकाउंट खुलवा लेता है, किस नाम से, लिमिट ऑफ क्रेडिट पे, तो वो हमारा होता है कैसा, क्रेडिट कार्ड में तो कार्ड मिल रहा है और ये आपको एक अलग से अकाउंट खुल के मिल रहा है, ठीक है। आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो जो एग्जिस्टिंग आपका अकाउंट है उसी में मिल जाता है आपको, है ना। बट लिमिट ऑफ क्रेडिट आपको एक अलग से एक पूरी लिमिट मिलती है कि आप इतने पैसे में जितना आपको यूज़ करना है करिए, बट उस लिमिट के अंदर रह के ही करिए, और जितना आप जब यूज़ करोगे उसमें आप बस इंटरेस्ट पे करते रहिएगा अपनी ड्यू डेट के पहले, वरना चार्जेस आपको लगते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपने तो ये समझ लिया, तो अब जल्दी से पढ़ लेते कि इसका मीनिंग क्या होता है। अ लाइन ऑफ क्रेडिट इज प्रेजेंट बोरोइंग लिमिट दैट कैन बी टैप्ड इनटू एनी टाइम।
ये हमारी प्रेजेंट बोरोइंग लिमिट है जो हम कभी भी यूज कर सकते हैं। द बोरोवर कैन टेक मनी आउट एज नीडेड अंटिल द लिमिट इज रीच्ड। हमने अभी देखा हमने कितना लिमिट बैंक ने हमें दिया 5 लाख का। 5 लाख जब तक हम रिच नहीं कर लेते, जब तक हम जितना अमाउंट चाहे हम यूज कर सकते हैं। कल मैंने 50,000 लिया, परसों मैंने 1 लाख लिया, फिर नेक्स्ट डे मैंने सब डिपॉजिट कर दिया 1.5 लाख, फिर हो सकता है उसकी नेक्स्ट डे जाके मैंने दोबारा 20,000 निकलवा लिया। ऐसे मेरे को जितने बार यूज करना है अमाउंट में निकलवा सकती हूँ और पे कर सकती हूँ, बट विथ ये ही लिमिट में रह के, केवल 5 लाख की लिमिट। जो लिमिट बैंक ने इशू करी होगी मुझे उसी लिमिट में रहना है, बस ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं। अ लाइन ऑफ क्रेडिट टेक्स सेवरल फॉर्म्स सच एज एन ओवरड्राफ्ट लिमिट, उसके बाद डिमांड लोन, फिर स्पेशल पर्पस या एक्सपोर्ट पैकेजिंग क्रेडिट, टर्म लोन, उसके बाद डिस्काउंटिंग, परचेज ऑफ कमर्शियल बिल्स, ट्रेडिशनल रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड अकाउंट, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब लाइन ऑफ क्रेडिट में बहुत सारे सेवरल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये कार्ड मिल जाएगा जिसको कहा जाएगा क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िएगा, और अगर आपको ऐसे और भी कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं हमें यहाँ से क्या क्या की टेकअवेज लेना चाहिए। कि जो इंटरेस्ट है ये पेड ओनली ऑन मनी एक्चुअली विदड्रॉन। जितना अमाउंट हम यूज़ करेंगे, कितना हमने यूज़ किया था 50,000, तो वो 50,000 पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट आता है द टर्म क्रेडिट लिमिट इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। क्रेडिट लिमिट्स हम कब यूज़ करते हैं? क्रेडिट कार्ड्स पे। वेयर एज द टर्म ओवरड्राफ्ट, जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है इज मोर कॉमनली यूज्ड फॉर बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स या मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट पे जो हम यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे हम ओवरड्राफ्ट लिमिट यूज़ करते हैं टर्म, ठीक है। और जब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की तो वहाँ पे क्रेडिट लिमिट की बात हो जाती है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या लाइन ऑफ क्रेडिट के कितने टाइप होते हैं। एक होता है हमारा सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड। जब जो हमारी बैंक है हमें कुछ अमाउंट लोन पे देती है तो क्या होता है, वो हमसे कभी कुछ चीज़ हमारे बदले रख लेती है, हमसे कुछ चीज़ लेके रख लेती है, जैसे घर रख लिया गिरवी, या फिर उन्हें अपना हाउस की प्रॉपर्टीज़ के पेपर रख लिए, या फिर हमसे कार रख लिया। ये सब के जो पेपर्स होते हैं क्या करती है गवर्नमेंट बैंक, आई एम सो सॉरी, अपने पास रख लेती है। तो वैसे ही जब लाइन ऑफ क्रेडिट में हम लोन लेने जाते हैं, ठीक है, हम जब अमाउंट सेंक्शन करवाने जाते हैं तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा क्या होगा सिक्योर्ड और एक होगा अनसिक्योर्ड। आइए पढ़ते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है इज लोअर एज बैंक कीप्स योर वैल्यूएबल एसेट एज सिक्योरिटी। हो सकता है वो आपके जेवर रख ले, ये सब जो हमारी ज्वेलरीज होती हैं वो भी रख सकती है। बहुत सारी जो हमारी वैल्यूएबल चीज़ होती है, जो एसेट है जिस पे हमारा राइट एंड अधिकार है, वो रख के हमको कुछ अमाउंट सेंक्शन कर सकती है। तो इससे क्या होगा? इससे होगा जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो लोअर रहेगा, कम रहेगा। बट जब आते हैं हमारी किसकी बात, अनसिक्योर्ड की, अनसिक्योर्ड में क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट है इज कंपैरेटिवली हायर देन सिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ये बात होती है इनमें मेन डिफरेंस। एज नो एसेट आर केप्ट एज सिक्योरिटी, बिकॉज यहाँ पे हम कोई भी चीज़ को एज अ सिक्योरिटी बैंक हमसे नहीं लेती है, इसलिए यहाँ पे जो हमको अमाउंट सेंक्शन होता है उसके चार्जेस हाई ज़्यादा होते हैं इंटरेस्ट के कंपेयर टू सिक्योर्ड में। तो ये हमारा आज का 10 मिनट्स टॉपिक था। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो जुड़िए हमारे साथ, और आपको कोई ऐसे अलग अलग टॉपिक्स या ऐसे कोई है वर्ड्स जो आपको लगता है पता नहीं इसका मतलब क्या है, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए ताकि मैं आपको उनके मीनिंग बता सकूं और इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि क्या होता है हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7, जहाँ पे हम लोग मंडे टू फ्राइडे रोज एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है विंडो ड्रेसिंग। ये बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है और ये हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जब वो घाटे में जाने लगती है तब करती है। तो आखिर ये क्या है, नाम से आप थोड़ा थोड़ा गेस कर सकते हैं कि कुछ तो ड्रेसिंग की बात हो रही है, ठीक है। कुछ चीज़ तो हमको यहाँ पे छुपा के दिखाई जाती है। आप सब समझ गए होंगे, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था सत्यम का, वहाँ पे आपको सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। वहाँ पे जो उनके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स थे वो वहाँ पे गलत दिखाए गए थे। एक्चुअली वहाँ पे कुछ और हो रहा था और दिखाया कुछ और जा रहा था,
जब भी कोई कंपनी ऐसा करती है ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट कर सके, जो उनके स्टेक होल्डर्स है उन्हें अट्रैक्ट कर सके, तो उसे कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग। बस इतना ही नहीं, अभी हम यहाँ पे हर चीज़ समझेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आपको मैंने अभी बताया सत्यम का, मान लीजिए अगर कोई कंपनी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही उनका लॉसेस दिख रहा है, ठीक है, कोई भी कंपनी है जो मान लीजिए इस साल अच्छा काम परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसके कारण यहाँ पे उनका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम दिख रहा होगा एज़ कम्पेयर टू जो उनके पुराने स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं, ठीक है। तो कंपनी चाहती है कि इसके कारण जो उनके शेयर होल्डर्स हैं कहीं ऐसा ना हो शेयर्स बेच के कहीं और चले जाए, तो इनको होल्ड करने के लिए जो वहाँ अंदर के मैनेजमेंट होती है, जो कंपनी होती है, वो लोग क्या करते हैं, ये नेट प्रॉफिट जो गिरने लग गया, जो पहले बहुत हाई था अब गिरने लग गया बिकॉज ऑफ कोई भी रीजन, हो सकता है उनका मैनेजमेंट खराब हो गया या फिर उनके मार्केट में ऐसी रेपुटेशन आ गई कि लोगों का उनसे विश्वास उठने लग गया है। अगर उनका ऐसा कोई केस होने लग जाता है तो उनको क्या करना पड़ता है, अपना ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है यहाँ पे बदलाव लाने पड़ते हैं ताकि लोग कहीं जाए ना, ये शेयर होल्डर्स इन्हें छोड़ के कहीं जाए ना, वो यहीं रहे। बट ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चलता, ये बहुत बड़ी एक फ्रॉड एक्टिविटी होती है। जिस भी कंपनी में अगर ऐसा होता है तो वो ज़्यादा दिन की हमारी मेहमान नहीं होती है। हमने सबने देखा है जैसे सत्यम में हुआ था, उनने इतने साल भी जो कुछ ज़्यादा घपला नहीं कर पाया, जल्दी से पता चल गया कि बहुत बड़ा उनके अंदर फ्रॉड है। तो जनरली ये चीज़ों को फ्लक्चुएट कर देते हैं कि हमारे अगर एसेट्स गिरने लग जाते हैं, तो अगर एसेट्स कम हो रहे हैं तो यहाँ पे इसको दिखाएंगे क्या कि ये एसेट्स हमारे बढ़ रहे हैं। अगर हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है तो यहाँ पे इसको विंडो ड्रेसिंग करके जो लाइबिलिटीज़ है दिखाएंगे कम हो रही है। प्रॉफिट अगर हमारा गिर रहा है तो हम यहाँ क्या दिखाते हैं, नहीं हमारा प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है। एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं, हम बस बंद होने की कगार पे है, बट हम यहाँ पे दिखाएंगे नहीं 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 हमारे एक्सपेंसेस तो बहुत कम है, हम बहुत हेल्दी कंपनी है। जब अगर कोई कंपनी इस सिचुएशन में आ जाए तो समझ जाइए वो ज़्यादा दिन मार्केट में अब टिकने नहीं वाली है। और ये करना बहुत गलत होता है बिकॉज ये जो शेयर होल्डर्स है बेचारे ये किस बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं कोई कंपनी में, वो केवल देखना पसंद करते हैं जो हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से ही वो पता लगाते कि किस कंपनी की पोजीशन क्या है। और यही जो कंपनी वाले लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, वो इन चीज़ों को फ्लक्चुएट कर देती है ताकि ये शेयर होल्डर्स उनके साथ टिके रहें, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये एक लीगल फ्रॉड, ये इलीगल एक्टिविटी है जो कंपनीज करती है और यहाँ पे इन पे बहुत बड़े बड़े एक्शंस लिए जाते हैं और इसी को कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग। आप देख रहे हैं कितना मज़ेदार कॉन्सेप्ट है विंडो ड्रेसिंग, मतलब हो कुछ और रहा है कंपनी के अंदर, उस पर एक पर्दा ढाक के सामने दिखा रहे कि नहीं हम तो एक सुखी परिवार, हम तो बहुत अच्छे हैं इस मार्केट के। जब ऐसा होता है उसी को कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि विंडो ड्रेसिंग में हम क्या पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि विंडो ड्रेसिंग ऑकर्स व्हेन पोर्टफोलियो एंड फंड मैनेजर्स try to boost reported performance before publishing required reports। ये जनरली कब होने लग जाता है, जब हम लोग मार्केट में एंटर होने वाले रहते हैं, ठीक है, और लग रहा है किसी भी फंड मैनेजर या फिर जो उसकी कंपनी के मैनेजमेंट है कि ये परफॉर्मेंस से हमारे पास कोई अट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं एकदम एंड में आके अपनी चीज़ों को फ्लक्चुएट करना शुरू करते हैं ताकि हमारी जो रिपोर्ट है, जो हमारा आखिरी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने वाला है, वो बहुत अच्छा हेल्दी दिखे और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हम उन्हें अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो ये मतलब होता है बिफोर पब्लिशिंग रिपोर्ट्स पे, ठीक है। ये है हमारा विंडो ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं कि दिस टाइप ऑफ विंडो ड्रेसिंग इज डन बाय मेनली टॉप मैनेजमेंट। अब ये जो नीचे के जो बेचारे लोअर लेवल के लोग हैं ये वो नहीं कर सकते, ये होता है बाय कौन, जो टॉप मैनेजमेंट, जो हमारे सीईओ है, जो सीएफओ है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो एक्चुअली कंपनी चला रहे हैं, जो पर्दे के पीछे रह के पूरा घपला कर रहे हैं, ये जनरली वो लोग करते हैं, ठीक है। तो ये कौन करता है, जनरली जो टॉप मैनेजमेंट्स होते हैं। अगर सत्यम में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बेचारे लोग थे उनकी कोई गलती नहीं थी, है ना, बस वो तो अपना जॉब छोड़ के, उनका जॉब तो छीन लिया गया, बट पूरा यहाँ पे जो काम था वो मेन वो बड़ी बड़े लोगों का था, जो बड़ी बड़ी मैनेजमेंट्स है उनका काम था। चलिए तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या आपने देखा होगा कैसे हमें उल्लू बनाया जाता है इन सब चीज़ों के कारण। देखिए
एक एग्जांपल है यहाँ पे कि जैसे 70% ऑफ के सब बिगेस्ट डिस्काउंट जो कि होम है, फैशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस पे। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा कि आप जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने जाएंगे तो वहाँ पे आपकी जो सेल है वो एकदम से बढ़ी हुई दिखेगी। जब ये आपकी सेल एकदम से बढ़ी हुई दिखेगी तो क्या होगा, ये जब रिपोर्ट जाएगी किसके पास, ये रिपोर्ट जाएगी शेयर होल्डर्स के पास। जब आपके शेयर होल्डर्स इसको देखेंगे तो वो बोलेंगे अच्छा ये कंपनी तो बहुत प्रॉफिटेबल है, जब ऐसी कंपनी है तो चलो इस पे इन्वेस्ट करने। बट क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? नहीं, ये इंफॉर्मेशन पूरी गलत है, क्योंकि वो एकदम एंड पे आके अपना सेल बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को वो अट्रैक्ट कर सके। अगर ऐसा वो कुछ करते हैं, उनकी पोजीशन पहले तो पूरी खराब थी, अब वो अपने पोजीशन को ठीक करने के अगर ऐसा कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स को मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, उन्हें धोखे पे रख रहे हैं, तो उसे कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग। देख रहे हैं कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप मतलब कंपनी के लिए भी एक वर्ड बनाया गया विंडो ड्रेसिंग, जहाँ पे घपला ये सब लोग कर रहे हैं, एक पर्दा डाल के पीछे ये सब हो रहा है और सामने दिखा रहे हैं कि वी आर सो हैप्पी एंड वी आर सो हेल्दी इन दिस मार्केट। ठीक है, चलिए फिर आते हैं कि हाउ विंडो ड्रेसिंग इज डन। आखिर विंडो ड्रेसिंग जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे कैसे कर सकते हैं। एकदम शुरू में जब मैंने एग्जांपल लिया तभी बताया था, बट जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप कर सकते हैं यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। हमारे एसेट्स गिरने लग गए, ठीक है, यहाँ पे हमारे एसेट्स गिरने लग गए हैं, हमारे पास इतने अच्छे एसेट्स ही नहीं बचे, बहुत पुराने एसेट्स है, बट हम दिखा रहे हैं हमारे पास तो एसेट्स की भरमार है, वी आर सो गुड, हम इतना अच्छा अपना एसेट रखे हैं, चाहे वो टैंजिबल हो इंटैंजिबल हो, हर एसेट्स हमारे पास है। ठीक है, तो हो सकता है हमारे जो एसेट्स हैं हमने उसको ओवर स्टेटमेंट करके रखा हो। ठीक है, या उससे और क्या होगा, एक और पॉइंट क्या हो सकता है नेक्स्ट कि वो अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मतलब हमारी जो उधारी, हमारा जो कर्तव्य है टू पे हमारे ऑब्लिगेशंस, वो सब को भी हमने क्या दिखाया है तो ज़्यादा, पर हम दिखा रहे नहीं 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 सब परफेक्ट है, हमारे पे इतनी उधारी नहीं है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ओवर स्टेटिंग प्रॉफिट्स। ओवर स्टेटिंग प्रॉफिट्स दिखा सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट इतना नहीं, हमारा प्रॉफिट तो बहुत अच्छा जा रहा है, हमारा प्रॉफिट गिर नहीं रहा है। ठीक है, या फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अंडर स्टेटिंग एक्सपेंसेस, हमारे एक्सपेंसेस को गिरा के अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और ये दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं इस मार्केट में। और इसके कारण जो हमारे बेचारे नादान से शेयर होल्डर्स जो केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे के आ रहे हैं, उन्हें धोखाधड़ी पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये होती है अबाउट हमारी विंडो ड्रेसिंग। देख रहे हैं कितना प्यारा वर्ड है, ऐसे वर्ड्स हमको बताए जा रहे हैं। विंडो ड्रेसिंग लग रहा है कि बहुत अच्छा है, बट कंपनी इसके पीछे रह के बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स कर लेती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7, जहाँ पे हम लोग मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM सीखते हैं रोज एक न्यू कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमारे मई 2024 JIB एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है। क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे एक दो वर्ड्स कोई ऐसा आ जाते हैं जिसको हमको पता नहीं है, और उसको पता लगाने के लिए हम हर जगह ढूंढ लेते हैं, बट उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है। तो वो दिक्कत आप लोग को ना आए करके आप लोगों के लिए आज दोबारा एक और कॉन्सेप्ट आ गया है, दैट इज टर्न ओवर रेशोज। अब आप लोग के ज़्यादा दिन एग्जाम्स में नहीं है या आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये ऐसी टर्न ओवर रेशोज वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये एक फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज या हम लोग कंपैरिजन में यूज़ करते हैं कि आखिर एक जो बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस से कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, या फिर इनके पास्ट में परफॉर्मेंस कैसे थे और अब ये परफॉर्म कैसे कर रही है। वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टर्न ओवर रेशोज। मेनली तो हम लोग रेशोज में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, बट आज हम पढ़ने वाले हैं टर्न ओवर रेशो। टर्न ओवर से समझ आ रहा है कि ये बात होने वाली है जो बिजनेस है उसकी डेली जो उसकी एक्टिविटीज़ हो रही है कि कितना आखिर वो एक्सपेंस कर रहे हैं, कितना उन्हें इनकम हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस कितना अच्छे से रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टर्न ओवर रेशोज क्या होते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टर्न ओवर रेशो मतलब क्या। अ टर्न ओवर रेशो इज इन बिजनेस इज अ मेजरमेंट ऑफ द फर्म्स एफिशिएंसी।
यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो बिजनेस है वो क्या अपने जो एसेट्स है उसे अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, जो उसके जो करंट एसेट्स है, जो उसके रॉ मटेरियल्स है, जो उसकी प्रोड्यूसिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और इवन उसके जो डेटर्स है, जो डेली एवरीडे एक्टिविटी में जो लोग आ रहे हैं, जो हमारे वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा पार्ट बनते हैं, क्या वो लोग बहुत एफिशिएंट है? क्या हमारा बिजनेस इतना कैपेबल है कि वो लोगों को जो उधारी देता है गुड्स पे, जो गुड्स बेच के उधारी दे रहा है, तो क्या उसको रिकवर कर पाता है कि नहीं? और वही अगर कोई जो बिजनेस है वो कुछ उधारी में सामान लेके आ रहा है, तो क्या वो टाइमली उससे वापस कर पाते हैं कि नहीं? तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे कि जो टर्नओवर रेशो है वो हमें कैसे हेल्प करेगा, जो हमारी डेली एक्टिविटी है, जो हमारे करंट एसेट्स है उसमें कैसे जो दिक्कतें नहीं है, क्या हम हर चीज़ में एफिशिएंट है कि नहीं, वो चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। आइए तो बात करते हैं कि टर्नओवर रेशो हम लोग वेराइटी की पढ़ते हैं, वेराइटी ऑफ टर्नओवर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे होता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ठीक है। टर्नओवर से आपको समझ आ रहा है कि जो हम सेल करते हैं, ठीक है, जो हमारा सेल रेवेन्यू होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्नओवर कहते हैं। और उसके बाद इन्वेंट्री मतलब जो हमारे गुड्स है, ठीक है, जो हमारे गुड्स है वो सब हमारी इन्वेंट्रीज। उसके बाद आप सेकंड देखते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशो, कि जो हम डेटर्स मतलब जिनको हम अपना सामान बेच रहे हैं उधारी पे, यहाँ पे हम सामान बेच रहे हैं उधारी पे, तो क्या हम लोग इतने कैपेबल हैं कि वो लोग से हम लोग टाइमली पैसे रिकवर कर पाते हैं कि नहीं? अगर आप मई 2024 JAIB के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए दो जो रेशोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं और कौन कौन से रेशोज होते हैं। थर्ड जैसे आपका आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल मतलब आपके जो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो हमारा वर्किंग कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग उसको कैसे कंपेयर किया जाता है, टर्नओवर के हिसाब से, ठीक है। आइए उसके बाद फिर आप क्या पढ़ते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। फिर इसके बाद और भी आप टर्नओवर पढ़ते हैं, दैट इज अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर रेशो, एंड उसके बाद आप एक और पढ़ते हैं एसेट्स टर्नओवर रेशो। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस है आज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और डेटर्स टर्नओवर रेशो। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की। आखिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होता है? दिस रेशो इंडिकेट्स वेदर द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरीज इज एफिशिएंटली यूज्ड और नॉट। हम जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं किस पे, हमारी इन्वेंट्रीज पे, हमारे रॉ मटेरियल्स पे, हमारे जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो हमारे फिनिश गुड्स है, वो हम लोग कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत सारा खरीद के लाते हैं और आधा से ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, या हमें हमारा जो मैनेजमेंट है इतना कैपेबल ही नहीं है कि वो जो इन्वेंट्रीज है उसे अच्छे से रख पाए और उसके अकॉर्डिंग वो सेल कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेनली यही कंपैरिजन और यही चीज़ फाइंड आउट के लिए होता है। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो हमने गुड्स बेचा उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा, वो क्या होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको डिवाइड करते हैं आप लोग एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री मतलब क्या, आइए पढ़ते हैं कि एवरेज इन्वेंट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ठीक है। हमारी जो इन्वेंट्री है वो क्या इंक्लूड करती है, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है हमारी एवरेज इन्वेंट्री को, जो इन्वेंट्री एट द बिगनिंग में थी हमारे पास, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना ओपनिंग, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, ओपनिंग। आपने ये देखा है ओपनिंग स्टॉक, है ना, यहाँ पे आप देखें ओपनिंग स्टॉक, ये जो हमारी इन्वेंट्री है एट द बिगनिंग। अब वो ओपनिंग स्टॉक किस चीज़ का भी हो सकता है, रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस का भी हो सकता है, एंड फिनिश गुड्स का भी हो सकता है। कब, एट द बिगनिंग। मतलब अगर आप अपनी बुक्स बनाते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ध्यान दीजिएगा, आप इस फिनेंशियल ईयर में बनाते हैं अपनी बुक्स, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बिगनिंग मतलब 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं। उसमें ऐड क्या करेंगे, इन्वेंट्री एट द एंड, मतलब क्या हमारा 31 मार्च, कि 31 मार्च के दिन जब हम बुक्स बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स की क्या स्थिति है, कितना अभी भी हमारे पास है। तो जब उसको आप ऐड करेंगे इन्वेंट्री एट द बिगनिंग प्लस इन्वेंट्री एट द एंड डिवाइडेड बाय कैसे 2, तो आपको क्या आती है, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। और इसको फिर आप कहाँ फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितना है,
चलिए अब बात आती है हमारी नेक्स्ट जो रेशो हमने देखा था, क्या देखा था, दैट इज डेटर्स टर्नओवर रेशो। चलिए अब पढ़ते हैं कि दिस रेशो, ये जो रेशो है इंडिकेट्स करते हैं द एबिलिटी टू कलेक्ट द आउटस्टैंडिंग डेट्स। मतलब हम जो लोगों को उधार दे के आ रहे हैं, ठीक है, हम जो बोले ले जाइए सामान पे बाद में करिएगा, तो क्या हम इतने कैपेबल हैं कि हम उनसे अमाउंट रिकवर कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि हमारा जो ये लाइफ साइकिल है, हमारा जो ये ट्रेडिंग का जो साइकिल है, ये हमारा स्पैन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमें ये सब प्रिसाइजली करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि सबको हम बस उधार 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 में देते जा रहे हैं, यहाँ हमारे पास पैसे ही नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हमें अमाउंट क्यों चाहिए? ताकि हम लोग पीछे से सप्लाई भी कर सकें अपने रॉ मटेरियल्स की, तभी तो हम लोग दोबारा मैन्युफैक्चरिंग करके बनाएंगे। अगर हर किसी को अपन उधारी में दे रहे हैं और उनसे रिकवर करने का सही टाइम नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, हमारा बिजनेस पूरा उधारी पे ही चल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बिजनेसमैन को ध्यान रखनी चाहिए कि उनका ये जो साइकिल है, ये उनका प्रिसाइजली उनको डिफाइन करना पड़ता है। आइए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल्स, जो आपने उधार पे सेल किया, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। अब आइए पढ़ते हैं कि द हायर द रेशो, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द हायर द रेशो द बेटर इट इज, सिंस इट वुड इंडिकेट दैट डेट्स आर बीइंग कलेक्टेड मोर प्रॉम्प्टली। मतलब जितना हाई होगा उसका मतलब कि आप लोग जो आपने लोगों को उधारी दी हुई है उसको आप लोग अच्छे से रिकवर कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी हमारे दो मेन टर्नओवर रेशोज की। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7, जहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं अपने मई 2024 JIB एग्जाम की। तो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे अभी तक हमने n नंबर ऑफ टॉपिक्स पढ़ चुका है, जहाँ पे आपने वेराइटी ऑफ एरियाज को हमने कवर किया है, कभी टैक्स, कभी फिनेंस, कभी हमने कॉस्टिंग, और आज हम देख रहे हैं अपना जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। आखिर ये क्या होता है, ठीक है। फाइनेंस की दुनिया में ये बहुत कॉमनली यूज होता है, मार्केट्स में अगर आप जाएंगे तो यही चीज यूज होती है, बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं फिर इस चीज की कि आखिर ये क्या होता है। तो क्या इंटरेस्ट में जो हम एक सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं वो सेम कंपाउंड इंटरेस्ट होता है? नहीं। आइए लीजिए एक एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे और इसको करेंगे दो चीजों से सॉल्व। एक तो देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते थे और अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करेंगे, ठीक है। आइए मान लीजिए कि एक पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए एक पर्सन है जिसने इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपीज। इन्वेस्ट कितना किया है? 10,000 रुपीज, और उसको इंटरेस्ट रेट इसमें मिलता है वो है 10%। और ये जो इन्वेस्ट किया है इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब नंबर ऑफ इयर्स जो हम लोग यहाँ लेने वाले हैं वो है मान लीजिए 3 इयर्स, ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है कि जितना भी आप एक बार में कैलकुलेट कर लेते हैं, हर साल बस उतना उतना आपको लगने वाला है। मतलब जब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं ना, तो वो होता है P इंटू R इंटू हमारा क्या N, जो डिवाइडेड बाय ये 100, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है? P मतलब 10,000 इंटू R मतलब रेट, हम इसको 0.10 ले सकते हैं, और ये 3। आइए सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा आंसर? 0.10 इंटू 3। तो यहाँ पे 3,000 हर साल आपको इंटरेस्ट लगता तीनों साल के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना 3 इयर्स, तो यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड है 3 साल का, 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पे भी हमें 3,000 मिलते, यहाँ पे भी 3,000 मिलते, और यहाँ पे भी हमें 3,000 ही मिलते। मतलब हर बार हमें सेम अमाउंट मिलता जो हमने पहले दिन ही कैलकुलेट कर लिया रहता, ठीक है। क्या है इसका फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है। बट जब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट, नाम ही क्या बता रहा है, ऐड ऑन करके जो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, हर चीज को ऐड ऑन करके उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे एक बार हमने बस प्रिंसिपल पे जो लगने वाला था रेट वो निकाल लिया, बट जब आती है बात कंपाउंड इंटरेस्ट की तो सेम एग्जाम्पल अब हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हम ये जो 10,000 आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी टाइम पीरियड हम सेम लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10,000 हम लोग आज पहले दिन ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो साल भर इसमें कुछ हमें इंटरेस्ट मिलेगा,
ध्यान दीजिए कि पहले साल पे 10,000 पे 10% लगता तो कितना हो जाता 1,000, तो टोटल हमारे को एट द ईयर एंड 1 में कितना मिलता 11,000 मिल जाते। ठीक है, फिर 11,000 में दोबारा से वही अमाउंट इन्वेस्ट ही रहता, बिकॉज 3 पीरियड का टाइम पीरियड है हमारा। ठीक है, उसमें जब 11,000 दोबारा से इन्वेस्ट होते तो पूरा 11,000 पे हमें फिर से इंटरेस्ट मिलता, बस ना कि केवल 10,000 पे। तो 11,000 का 10% फिर निकलता, जो कि कितना हो जाता, ये होता आपका 1100। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता, अब आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो जाता, ऑलरेडी 11,000 आपके पास थे, दोबारा से आपको 1100 मिल गए, मतलब आपका दोबारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ के 12,100 रुपये हो गया। इसके बाद भी अभी एक और साल तो बचा है। ये जो अमाउंट है ये अगेन ये पूरे साल यूज होता, बैंक में इन्वेस्ट रहता। ठीक है, फिर जब थर्ड ईयर एंड आता तो यहाँ पे 12,100 रुपये पे हमें दोबारा से 10% मिल जाते। तो अब कितना होता, बताइए कितना होता, ये होता 10%, 1,210 रुपये। ठीक है, 1,210 रुपये हो जाता हमारा 11,100 रुपये का 10%। ठीक है, तो ये देखिए कैसे यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने जो फर्स्ट ईयर यहाँ पे निकाल दिया इंटरेस्ट वो हमेशा कैलकुलेट हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर चीज ऐड ऑन हो जाती है और ऐसे वहाँ पे फंक्शनिंग होती है। तो यहाँ देखिए अब टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, 1000 प्लस 1100 प्लस 1210 का, दैट इज 3,310 रुपीज का। ठीक है, ऐसे आपके यहाँ पे इंटरेस्ट हर बार कैलकुलेट होता है जितना भी साल भर आपका अमाउंट इन्वेस्ट रहता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हुआ, जब भी जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वहां पे हम एक बार ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और हमेशा बस उतना यूज करते हैं, बट जब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट तो जो हमने अमाउंट अभी इन्वेस्ट किया है उस पे ही पूरे साल पे दोबारा से हमें इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, और वहां पे हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही अमाउंट इंक्लूड रहते। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए अब थोड़ी सी हम लोग थ्योरी देख लेते हैं कि क्या लिखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड फ्रॉम अ प्रिंसिपल सम एंड प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा होता है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई T पावर में N इंटू T। ये फॉर्मूला यूज होता है जब हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे तो हमने इंडिविजुअल हर साल का कर करके देखा, बट जब एग्जाम्स में अगर आप देने वाले हैं तो वहाँ पे ऐसे आप एक एक ब्लॉक बना के लिखेंगे तो आपको तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो वहाँ पे आपको चाहिए रहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है जो कि A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई T इंटू पावर में N इंटू T। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो A है उसका मतलब है फाइनल अमाउंट हमको कितना मिलने वाला है, P जो है वो क्या है, वो इनिशियल प्रिंसिपल बैलेंस है, और R जो है वो इंटरेस्ट रेट है, और जो T है वो क्या है, T हमारा नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स इलैप्स्ड, उसके बाद जो N बचता है वो है हमारा नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट अप्लाइड पर टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ता है जब भी आपकी बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की। और हमने देख लिया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो जो भी अमाउंट हमारा साल भर इन्वेस्टेड है, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो इंटरेस्ट हो, हर चीज को टोटल लेके उस पर इंटरेस्ट आता है। ठीक है, और ऐसे इसकी वर्किंग होती है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना कहते हैं यहाँ पे, जब भी हम बात करते हैं कंपाउंड, हर चीज को ऐड करेंगे और उस पे हम इंटरेस्ट लगा देंगे। चलिए तो अब लेते हैं क्वेश्चन, जिससे अब क्या होगा आपको बहुत इजीली समझ आएगा कि आखिर ये जो फॉर्मूला हमने देखा इसे हम कैसे अप्लाई करते हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। सपोज यू इन्वेस्ट 10,000 इन अ डिपॉजिट अकाउंट दैट पेज एन एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना 5%, कैसा कंपाउंडेड annually. How much money will you have in the account after 3 years? 3 साल बाद आपके पास कितना पैसा रहेगा। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए और पहले तो आप सॉल्व करिए कि ये जो हमने फॉर्मूला निकाला, ठीक है, क्या आप इसको लगा के ये सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आइएगा, स्टार्ट करिएगा और फिर देखिएगा कि हमारा आंसर मैच करता है कि नहीं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं ये वाला हमारा क्वेश्चन, जहां पे हमें दिया हुआ है कितना इन्वेस्ट अमाउंट है।
यहाँ पे है 10,000 का अमाउंट है। उसके बाद हमें यहाँ पे कितना रेट मिल रहा है, जो आर है हमें मिल रही है यहाँ पे 5% की, जो कि कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एन है वो कितना है, यहाँ पे 3 इयर्स का है। चलिए, तो यहाँ पे अब हमको फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला ये देखिए, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला देखा है सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे लिखना है और इस पे अमाउंट को फिट करना है कि कितना हमको फाइनल अमाउंट चाहिए। 1 + r, इस पे आ जाता है आपका t n × t, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना शुरू करिए। P मतलब क्या, यहाँ पे P मतलब इनिशियल प्रिंसिपल बैलेंस। इनिशियल प्रिंसिपल बैलेंस कितना है हमारा, 10,000 का, ठीक है। उसके बाद 1 + r, r मतलब हमने क्या देखा था, इंटरेस्ट रेट। हमने क्या देखा, इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमें कितनी दी हुई है, 0.05, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, क्या लिखा हुआ है, टी, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स इलैप्स्ड। यहाँ पे ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ ले रहे हैं 1, ठीक है, या फिर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद बात आती है हमारी n, जो कि नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट अप्लाइड पर टाइम पीरियड। कितने बार इंटरेस्ट हमारा अप्लाई होगा, 3 सालों के लिए, और ये 1, क्योंकि ये पूरा 1 ही है। एक साल को यहाँ पे हम एक साल का हम लोग यहाँ कैलकुलेट करने वाले, जब बात आने वाली है टी की, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स इलैप्स्ड, 1 साल पूरा कंपाउंडेड एनुअली की बात हो रही है, मतलब पूरा 12 महीने, 1 ईयर, ठीक है। चलिए, अब सॉल्व करिए इसको, अब सॉल्व करिए। अब आपका जो फाइनल आंसर है कितना आएगा वो देखिए कैसे सॉल्व होगा। 1.05, ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, 0.05 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है, वो इतना ही, +1 करना है आपको। पावर में आपकी 3 है, तो इन 2 और इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है, 1 2। यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट में अमाउंट बचेगा वो आएगा 1.1576, जिसको आप जब इक्वल टू करेंगे, इनटू 10,000 करेंगे, तो यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट आने वाला है 11,576। ये है आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला, ना कि आपको फॉलो करना है ये ऐसे 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 कि हर साल के एंड में क्या हुआ, हर साल के एंड में क्या हुआ। समझ रहे हैं आप लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना, मतलब हर चीज जो भी प्रिंसिपल और जो भी हमारा इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, बट सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ध्यान रखिए। इसलिए जो एक बार हमारा 3,000 आ गया, हर साल हमें बस इतना ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, सेशन को लाइक करिएगा और बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। एंड याद रखिए कि अगर आप मई 2024 JIB का एग्जाम्स देने वाले हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बैचेस लॉन्च हो चुकी है, जहाँ पे आपको जाना है अड्डा 247 की साइट में, ऑल कोर्सेज में JIB में मई 2024 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं n नंबर ऑफ पैक्स, JIB का महापैक, न्यूमेरिकल बैचेस जो 15 से चालू हो रही है, क्रैश कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं। जल्दी से यहाँ पे इनरोल करिए, बिकॉज अब आपका जो एग्जाम डेट है वो पोस्टपोन जरूर हुए हैं, बट कैंसिल नहीं हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी सीट्स है हमारी हर जगह लिमिटेड रहती है, तो ये चांसेस आप लोग जाने मत दीजिएगा। और ये जो भी बैचेस है अभी आप देख रहे हैं, ये कितने में मिल रही है, 77% पे मिल रही है। बट अगर आप यहाँ यूज़ करते हैं ना कोड, जब आप कोड यहाँ यूज़ करेंगे, आइए देखिए यहाँ पे जब आप कोड यूज़ करेंगे एक मिनट, यहाँ जब आप कोड यूज़ करेंगे Y895, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे टोटल डिस्काउंट 79% का। और यहीं अगर आप ऐप के थ्रू ये बैचेस परचेस करते हैं तो 1% आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए, इनरोल करिए, बिकॉज सारी सीट्स यहाँ लिमिटेड है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, हमारे साथ जुड़ते रहिए और ऐसी जानकारी के लिए ऑफिस अड्डा 24/7 में।